प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का सेकेंड सिटिंग में मनोविज्ञान साइकोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ। उसी का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए, आप लोगों ने कितना सही किया है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइकोलॉजी के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। खंड का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन आया था, कौशल सीखना क्या है। तो कौशल सीखना कला है। कौशल विकास से ही मानव अपने जीवन को संवार सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी कार्य विशेष में पूर्ण रूप से दक्ष हो जाता है तो उसका ये कौशल उसे रोजगार प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाता है। वह जीवन में सफलता पाने के अधिक नज़दीक हो जाता है। इसलिए कौशल सीखना एक कला है, इसमें जरा भी संयम नहीं है। दूसरा है, निरीक्षणात्मक सीखना क्या है। तो निरीक्षण विधि का उपयोग छोटे बच्चों और शिशुओं की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के समस्याओं के अध्ययन में इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग जर्मनी में हुआ। अमेरिका में वाटसन ने इस विधि का उपयोग बालकों के प्राथमिक संवेगों के अध्ययन में किया। तीसरा है, भूलना किसे कहते हैं। तो भूलना को हम लोग विस्मरण या भूलना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें स्मरण या सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत बने संबंध छीन हो जाते हैं, मतलब हम लोग भूल जाते हैं। दीर्घकालीन स्मरण किसे कहते हैं। तो दीर्घकालीन स्मृति एक प्रकार की स्मृति है जो लंबे समय तक स्मृति को सहेजे रखती है। यदि आप कुछ वर्षों या महीनों की कोई भी स्मृति याद रखते हैं या कोई बड़ी जानकारी, तो वह सभी दीर्घकालीन स्मृति में आती है। यह लंबे समय तक अनगिनत जानकारियाँ याद रख सकती है। निर्णय करना क्या है। तो निर्णय या डिसीजन मेकिंग का शाब्दिक अर्थ अंतिम परिणाम तक पहुंचने से लगाया जाता है, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका आशय निष्कर्ष पर पहुंचने से। डॉक्टर जे.सी. ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन है। छठा था, चिंतन क्या है। तो चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। नकारात्मक संवेग क्या है। तो इस प्रकार के संवेग को दुखकर या कष्टकर संवेग भी कहते हैं। इन्हें दुखदायी या कष्टदायक अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए क्रोध, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, भय आदि, ये सभी नकारात्मक संवेग हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 8वां क्वेश्चन है, सीखने की विशेषताओं को लिखें। तो पहला विशेषता है, सीखना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका डील देख लीजिए बच्चों। दूसरा पॉइंट है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तीसरा है, सीखना अनुकूल है। चौथा, सीख सार्वभौमिक है। पाँचवा, सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है। छठा, सीखना ज्ञान का संचयन है। सातवां है, सीखना सक्रिय होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अल्पकालीन स्मरण की विशेषताओं को लिखें। तो अल्पकालीन स्मृति के संबंध में जो अध्ययन किए गए उसके आधार पर इसकी निम्न मुख्य विशेषताएं या जानकारी प्राप्त हुई, जिसका विवरण निम्नलिखित है। पहला, अति अल्प सत्ती काल। यह अल्पकालीन स्मृति में सत्ता काल अति अल्पकाल होता है। यह स्मृति बहुत ही कम अवधि के लिए होती है। अधिकांशतः मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह स्मृति केवल कुछ ही सेकेंड के लिए होती है और फिर समाप्त हो जाती है। दूसरा है, सीमित स्मृति विस्तार। तो अल्पकालीन स्मृति में सीमित स्मृति विस्तार होता है। चैपलिन के अनुसार अल्पकालीन स्मृति का स्मृति विस्तार 5 से लेकर 9 एकांश तक होता है। तीसरा है, रिहर्सल का अभाव। अल्पकालीन स्मृतियों में सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि रिहर्सल असंभव हो जाता है, अतः अल्पकालीन स्मृतियों में रिहर्सल का अभाव होता है। चौथा, विघटन की संभावना। पाँचवा है आपका अकूटबद्ध सूचनाएं। छठा है, धारणा में द्रुत ह्रास। सातवां है, प्रयासों के बीच अंतराल। डिटेल देख लीजिएगा बच्चों। अवरोध का प्रभाव। 9वां पॉइंट है, अल्पकालीन स्मृति में अभ्यास से वृद्धि। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, सीखने की पूर्ण अथवा अंश विधि किसे कहते हैं। तो जब व्यक्ति पूरे कार्य को एक साथ करके सीखता है तो उसे पूर्ण विधि कहते हैं, और जब वह पूरे कार्य को कई खंडों अंशों में बांटकर प्रत्येक अंश को एक दूसरे के बाद सीखता है तो उसे अंश विधि कहा जाता है। फिर है, पृष्ठोन्मुख प्रावरोध क्या है। तो
धारण अंतराल में जब व्यक्ति किसी ने पाठ को सिखाता है तो इसका प्रभाव मौलिक विषय के स्मृति चिन्ह कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसका विस्मरण हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं। अतः बाद के सीखने द्वारा सीखे गए मौलिक विषय के धारण में उत्पन्न अवरोधक प्रभाव को पृष्ठोन्मुख अवरोध कहा जाता है, या इसको हम लोग अवरोध को प्रावरोध भी कह सकते हैं। अंडरराउंड ने पृष्ठोन्मुख अवरोध को इस प्रकार परिभाषित किया है: मौलिक सीखना अथवा उसकी धारण की जांच के बिना में हुए दूसरे प्रकार के सीखना से मौलिक विषय की धारणा में उत्पन्न कमी को पृष्ठोन्मुख अवरोध कहा जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भूलना या विस्मरण के स्वरूप को लिखिए। तो इसके दो स्वरूप हैं, सैद्धांतिक स्वरूप और सामान्य स्वरूप। अब सैद्धांतिक स्वरूप में बाधा दमन और अनभ्यास के सिद्धांत हैं, और समान स्वरूप में समय का प्रभाव है, रुचि का अभाव है, विषय की मात्रा है। तो यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ बच्चों। सैद्धांतिक स्वरूप में बाधा का सिद्धांत जो पहला है, दूसरा है दमन का सिद्धांत, तीसरा है अनभ्यास का सिद्धांत, चौथा है समय का प्रभाव, रुचि ध्यान व इच्छा का अभाव, छठा है विषय का स्वरूप, सातवां है विषय की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, निर्णय में सन्निहितता अवस्थाओं मतलब चरणों को लिखे। तो निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरण है। पहला है समस्या को पहचानना, समझना और स्वीकारना। इसका आप डिटेल देख सकते हैं बच्चों। दूसरा है समस्या के इतिहास को पहचानना। तीसरा है समस्या से उत्पन्न स्थिति का सर्वेक्षण करना। चौथा है समस्या की भावी दिशाओं तथा नए क्षितिजों का अन्वेषण। पांचवा पॉइंट है तथ्यों का मूल्यांकन। और छठा पॉइंट है निर्णय प्रक्रिया का तीसरा और अंतिम चरण है विकल्पों का चयन। 14 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की परिभाषा दे और इसके स्वरूप को लिखे। तो अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ प्रोत्साहन होता है। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मोटिन मतलब गति। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है, यही अभिप्रेरणा का अर्थ है। गुड के शब्दों में अभिप्रेरणा की परिभाषा प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा के स्वरूप, तो यह क्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्राणी को प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा जन्मजात नहीं होती है। अभिप्रेरणा एक बाह्य कारक है जो व्यक्ति में आंतरिक भावना पैदा करती है। चौथा, अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ निर्देशित करते हैं। और अभिप्रेरणा के मौलिक अभिप्रेरणा संप्रत्यय है। अब है आवश्यक प्रमोद और प्रोत्साहन, जिसमें एक चक्र चलता है, अभिप्रेरणा चक्र। इसमें होगा पहले आवश्यकता, फिर अंतर्नोद, संज्ञान, फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिर लक्ष्य की प्राप्ति और अंतर्नोद में कमी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 15वां नंबर क्वेश्चन था, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो ऐसे अनेक कारक या दशाएं हैं जो सीखने की प्रक्रिया में सहायक या बाधक सिद्ध होती है। इनका उल्लेख करते हुए सिम्पसन ने लिखा है, अन्य दशाओं के साथ साथ सीखने की कुछ दशाएं हैं उत्तम स्वास्थ्य, रहने की अच्छी आदतें, शारीरिक दोषों से मुक्ति, अध्ययन की अच्छी आदतें, संवेदनात्मक संतुलन, मानसिक योग्यता, कार्य संबंधी परिपक्वता, वांछनीय दृष्टिकोण और रुचियाँ, उत्तम सामाजिक अनुकूलन, रूढ़िबद्धता और अंधविश्वास से मुक्ति। हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे पहला है विषय सामग्री का स्वरूप, दूसरा है बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मतलब कि स्वस्थ रहेगा तभी तो बढ़िया से याद करेगा, पढ़ेगा, सीखेगा। तीसरा है परिपक्वता। चौथा पॉइंट है इसका सीखने का समय व थकान। आप लोग डील देख लीजिएगा बच्चों। सीखने की इच्छा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं केवल पॉइंट बता दे रहा हूँ। आंसर आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा या मिला लीजिएगा। छठा है प्रेरणा, सातवां है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, आठवां है सीखने का उचित वातावरण। तो इन कारणों या दशाओं के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सीखना तभी प्रभावशाली हो सकता है जबकि ये दशाएं अनुकूल हो। अनुकूल होने की परिस्थिति में सीखने की क्रिया सबल एवं प्रभाव युक्त हो जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भूलने के
कारणों को लिखें। तो भूलने का पहला कारण है विषय का निरर्थक, मतलब जो विषय सामग्री निरर्थक होती है, मतलब जो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा याद नहीं रखते, भूल जाते। दूसरा समय का प्रभाव, समय के साथ आदमी भूलता ही है। तीसरा है बाधक क्रिया और उसका प्रभाव। इस मत के अनुसार नवीन अनुभव प्राचीन संस्कारों के प्रत्यास्मरण में बाधा पहुंचाते। इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। अनुभवों में बाधा पहुंचाने से अनुभवों की विस्मृति हो जाती है। मतलब जब हम कुछ नया चीज़ सीखते हैं तो पुराना चीज़ धीरे धीरे हम लोग भूलने लगते हैं। चौथा है दमन मनोविश्लेषण। पांचवा अभ्यास की न्यूनता। अभ्यास की न्यूनता मतलब अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास छोड़ देंगे तो वो हम धीरे धीरे भूल जाएंगे। फिर है संवेगों की उत्तेजना, फिर है मानसिक आघात, फिर है मादक द्रव्य अधिगम की विधियाँ, क्रमहीनता। तो ये सारे पॉइंट है भूलने के बच्चों। अब 17 नंबर क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, भाषा के जीवन में क्या उपयोग है। तो मानव जिसकी सहायता से अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करता है वही भाषा है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के विचारों, अनुभवों और संदर्भों को व्यक्त करती है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को ही भाषा कहते हैं। अब इसके कार्य क्या हैं, तो इसके उपयोग या कार्य निम्न है। सूचनाओं, समाचार और जानकारी के आदान प्रदान के लिए भाषा जरूरी है। भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषण के लिए जरूरी है। तीसरा है निर्देशों के आदान प्रदान के लिए। भाषा का महत्व, तो भाषा मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करती है। पशु केवल वर्तमान की घटना अथवा आवश्यकता की अभिव्यक्ति के लिए संप्रेषण का उपयोग करते हैं। मनुष्य अपने वर्तमान को ही नहीं वरन तत्काल की घटना और भविष्य की संभावित घटनाओं का संप्रेषण भाषा के माध्यम से करते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले पशुओं की अनेक प्रजातियां मनुष्य ने समूह में रहना शुरू किया। भाषा मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करती है। भाषा समुदाय की परंपरा एवं संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने का साधन है। अपने पूर्वजों की जीवनचर्या, उनकी सामाजिक परंपराओं आदि की जानकारी आज भी हमें मिलती है। भाषा ही चिंतन एवं मनन का माध्यम है। 18 क्वेश्चन है उपार्जित या मनोसामाजिक अभिप्रेरक का वर्णन करें। तो कुछ अभिप्रेरणा ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के समाज में रहने तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव के कारण निर्मित होते हैं। इन अभिप्रेरणों को अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। इन अभिप्रेरकों को सीखते हुए अभिप्रेरक भी कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति व्यक्ति के सामाजिक तथा शिक्षा ग्रहण करने से भी होती है। इस प्रकार अर्जित अभिप्रेरण व्यक्ति में शिक्षा एवं वातावरण के माध्यम से उत्पन्न होती है तथा इसे द्वितीय प्रेरणा या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। कुछ समान सामाजिक अभिप्रेरणा निम्नलिखित है जिसमें है सामूहिकता, इसका आपका डिटेल देख लीजिएगा बच्चों। दूसरा है स्वग्रह या आत्मगौरव। तीसरा है प्रशंसा एवं निंदा। चौथा है संग्रहशीलता। पांचवा है आत्मसमर्पण। छठा है युद्ध प्रवृत्ति। और लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों नकारात्मक संवेग किसे कहते हैं, ऐसे संवेगों के प्रबंधन के उपाय बताइए। तो इस प्रकार के संवेगों मतलब नकारात्मक संवेगों को दुखकर या कष्टकर संवेग भी कहते हैं। इन्हें दुखदायी या कष्टदायक अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए क्रोध, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, भय आदि ये सब नकारात्मक संवेग है। इसके प्रबंधन के क्या उपाय हैं, तो उत्तेजना को घटाने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब आप खूब क्रोध में हैं, आपका शरीर जब गर्म हो रहा है गुस्सा में, तो आप उसको शांत करने का प्रयास करें, मतलब उत्तेजना को घटाने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है शिथिलीकरण का अभ्यास करना चाहिए। चौथा है संज्ञानात्मक पुनर्रचना करना चाहिए। चौथा है यौगिक विधियां है इसका। तो आपको मेरे साइट पर या क्रोम ब्राउज़र में जाकर केवल आपको DRGP82 लिखना है, सर्च कीजिएगा। सर्च में जो पहला नाम आएगा दीपक कुमार, उसको क्लिक कीजिएगा और उसी में सबसे नीचे आपको इसका नोट्स मिल जाए।